नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आकाश सिंह सरस्वार। ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इस एक वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का संपूर्ण और संक्षिप्त सामान्य परिचय मिलने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को सबसे पहले हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब सवाल आता है कि हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो चूंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित एक राज्य है, इसलिए इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का हृदय प्रदेश कहा और मध्य प्रदेश इसका नाम पड़ा। उसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब क्यों? तो चूंकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम और स्रोत मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मेकाल पर्वत श्रेणी से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। चूंकि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य है। संपूर्ण भारत के कुल सोयाबीन का 51% अकेले मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत में पाए जाने वाले लगभग 2900 टाइगर यानी कि बाघ में से 526 बाघ अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और यह संख्या सर्वाधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद फिर कर्नाटक का नंबर आता है जहां 524 बाघ है और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है जहां पर 442 बाघ हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कई एग्जामों में पूछता है, याद रखिएगा 3,08,252, 6 अंकों का प्यारा नंबर 308,252, 308,252। तो 308,252 यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का 9.38%, 9.38% है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, कितना 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर टोटल भारत का क्षेत्रफल है और उसका 9.38% पर मध्य प्रदेश स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अगर आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो है आयताकार, वो है आयत की तरह। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की आकृति आपको आयताकार दिखाई देगी। इसमें मध्य प्रदेश की लंबाई का मतलब है उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश की चौड़ाई है 870 किलोमीटर और चौड़ाई का मतलब है पूरब से पश्चिम तक। अगर हम पूरब के से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की कुल चौड़ाई हमें प्राप्त होगी। इसके बाद बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। आप सभी जानते हो कि पूरी की पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बांटा गया है। इसी आधार पर क्षेत्रों की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति होती है। तो इस पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट, ये जो ऊपर गोले का निशान है इसको डिग्री बोलते हैं और ये जो लंबा डंडा है इसको मिनट बोलते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है। याद रखिएगा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी क्षेत्र स्थित होते हैं वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की देशांतरीय स्थिति दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट मध्य प्रदेश की पूर्वी देशांतरीय स्थिति है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदुओं की। मध्य प्रदेश के स्थानों के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरतम बिंदु, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको आंसर मिलेगा मुरैना। इसके बाद दोस्तों दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बुरहानपुर। इसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है सिंगरौली और पश्चिमी बिंदु है अलीराजपुर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे याद किया था आपको बताता हूँ। उत्तर, आपने गौर किया होगा परंपरागत रूप से हम बोलते हैं ये वाली दिशा अच्छी है, वाली दिशा खराब है। तो उत्तर की दिशा को क्या बोला जाता है, अच्छी है। उत्तर की दिशा अच्छी है। और मुरैना को अगर आप पढ़ो तो आपको कौन से पक्षी का नाम आता है, मोर। मुरैना मोर, हम क्या बोलते हैं, मोर अच्छा है, डांस अच्छा लगता है, तो मोर यानी मुरैना अच्छा है और उत्तर दिशा भी अच्छी है। तो जब भी कभी आए उत्तरतम बिंदु तो आना चाहिए अच्छी। अच्छी अच्छी मतलब अच्छा पक्षी मुरैना। तो उत्तरतम बिंदु मध्य प्रदेश का मुरैना। इसके बाद दक्षिणतम की बात करते हैं। आपने गौर किया होगा दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से हमें हमारे
परिवार वाले दक्षिण दिशा की ओर सोने से मना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिशा बुरी होती है, इसीलिए मरने के बाद शवों को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण दिशा कौन सी होगी? बुरी। दक्षिण दिशा बुरी, तो दक्षिणतम बिंदु हो गया बुरी से बुरहानपुर। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंदु की। तो पूरब में क्या उगता है? सूर्य उगता है। पूरब में सूर्य उगता है और सिंह बोलते हैं ना, सिंह उग गए, सिंह, तो सिंह उग गए। पूरब में क्या उगता है? सूर्य उगता है और क्या उगते हैं? सिंह। तो पूरब में सिंगरौली, ऐसे करके लिंक कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की पश्चिमी बिंदु की। मध्य प्रदेश के पश्चिमी बिंदु की, तो आपको पता होगा पश्चिम दिशा की ओर हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है पश्चिम की ओर मुख करके जो है क्या पढ़ते हैं? वो अपनी इबादत करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उनका पवित्र स्थान है मक्का, वो भारत से पश्चिम दिशा की ओर है। तो वो लोग पश्चिम दिशा की ओर नमाज पढ़ते हैं, और पश्चिम दिशा की ओर चूंकि वो नमाज पढ़ते हैं, किसकी इबादत करते हैं? अली की। किसकी इबादत? अली की। तो पश्चिम दिशा की ओर अलीराजपुर। तो इस तरीके से आप सारे बिंदुओं को याद रखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय प्रतीक। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश ने अपने कुछ राजकीय प्रतीक अपनाए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। भाषा, सभी को पता है उत्तर भारतीय राज्यों की भाषा सामान्यतः हिंदी होती है, तो मध्य प्रदेश की भी राजकीय भाषा हिंदी है। इसके बाद हम राजकीय पुष्प की बात करते हैं। ठीक है, राजकीय पुष्प। तो दोस्तों राजकीय पुष्प याद रखिएगा, सफेद लिली, व्हाइट लिली। तो व्हाइट लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद दोस्तों राजकीय पशु की बात करते हैं। तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, इसके ढेर सारे सिंह होते हैं। तो बारहसिंघा, बड़े बड़े सिंह, राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का। इसकी प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं ब्रेडरी, तो दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो आपको कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राजकीय पक्षी। तो दोस्तों शाहबुलबुल, राजकीय पक्षी के 3 नाम आपको याद रखने हैं। शाहबुलबुल को दोस्तों दूधराज भी कहते हैं, और इसका एक वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी नाम एग्जाम में पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाहबुलबुल या दूधराज या पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें तो दोस्तों हम लोग 2 ही पवित्र वृक्षों की पूजा सामान्यतः करते हैं, बड़े-बड़े, तो पीपल और दूसरा वृक्ष। तो जो दूसरा वृक्ष, एक तो पीपल, दूसरा बरगद। तो जो दूसरा वृक्ष है बरगद, यही मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। इसके बाद दोस्तों गान, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, वैसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का। इसे दोस्तों महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। 2010 में इसे हमने राजकीय गान के रूप में अपनाया था। तो महेश श्रीवास्तव ने सुख का दाता गीत लिखा, जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 की डेट आप याद रखें। 1 नवंबर 1956 को चूंकि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद 25 साल बाद, यानी कि 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में ये राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष इत्यादि को मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों मछली, राजकीय मछली की बात करें तो मछली है दोस्तों महासीर। राजकीय मछली महासीर कैसे याद रखोगे? अरे ऐसी मछली जिसको बहुत बड़ा महासीर है, ऐसी मछली जिसका महासीर है, तो ये हमारी होगी राजकीय मछली महासीर वाली। 2011 में मध्य प्रदेश ने अपनी राजकीय मछली बनाई महासीर को। इसके बाद दोस्तों राजकीय खेल की हम बात करते हैं। राजकीय खेल, तो दोस्तों ये है मलखंभ खेल राजकीय खेल बनाया है मध्य प्रदेश ने अपना। अगर आपको इस खेल को देखना है तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एक बड़ा सा डंडा होता है जिसमें लोग व्यायाम करते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं, वही खेल है राजकीय खेल मलखंभ। इसके बाद दोस्तों राजकीय नाट्य यानी ड्रामा या नाटक। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माचा। मालवा क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है माचा। तो राजकीय नाट्य हो गया आपका माचा। ठीक है, उसके बाद नृत्य की हम बात करें। नृत्य, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य दोस्तों राई, याद रखिएगा, बुंदेलखंड में ये नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राई। तो राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। इसके बाद दोस्तों फसल की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। क्यों? क्योंकि भाई मध्य प्रदेश सोयाबीन का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश ने अपनी राजकीय फसल सोयाबीन को बनाया है। इसके बाद दोस्तों राजकीय फल
फल की बात करें तो फलों का राजा आम, फलों के राजा आम को मध्य प्रदेश ने अपना राजकीय फल बनाया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अंत में राजकीय प्रतिनिधित्व की, राजकीय प्रतिनिधित्व की। तो राजकीय प्रतिनिधित्व के स्तर पर देखें तो मध्य प्रदेश को राज्यसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में जो हमारा जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में दोस्तों 245 मेंबर होते हैं, उसमें से 11 मेंबर जिन्हें राज्यसभा सांसद कहते हैं वो कहाँ से चुन के जाएंगे, आपके मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा सदन होता है लोकसभा। लोकसभा में 545 सांसद चुनकर जाते हैं जगह जगह से। तो 545 में से 29 सांसद मध्य प्रदेश से चुनकर जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश के पास मौजूद हैं। अब दोस्तों राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता, राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता, लेकिन लोकसभा में आरक्षण होता है। तो लोकसभा की 10 सीटें मध्य प्रदेश में, जो 29 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें से 10 सीटें एससी और एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, जिसको हम दलित भी कह देते हैं, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, जिनको हम आदिवासी या अनुसूचित जनजाति भी कह देते हैं। तो दोस्तों एससी, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में आरक्षित है, जिसका कोड आपको याद रखना है ऊटी भिदे। ऊटी भिदे ये कोड है। कोड से आपको 4 वो लोकसभा सीटें प्राप्त होंगी जो एससी समुदाय के लिए आरक्षित है। ऊटी, उसे उज्जैन, टी से टीकमगढ़, टी से टीकमगढ़, भी से भिंड और दे से देवास। तो उज्जैन, टीकमगढ़, भिंड, देवास, ऊटी, भिदे, ये 4 सीटें एससी समुदाय के लिए लोकसभा की आरक्षित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों एसटी यानी हमारी आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए 6 सीटें, कितनी 6 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में आरक्षित है, जिसको आप याद करना इस कोड से बेधाखर मंस, बे से बेतुल, धा से धार, खा से खरगोन, रा से रतलाम, मा से मंडला और सीटी वाला सा से शहडोल। तो बेतुल, धार, खरगोन, रतलाम, मंडला, शहडोल, बेधाकर, मंस, ये 6 सीटें एसटी के लिए मध्य प्रदेश में लोकसभा की आरक्षित है। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने ये कोड हमें सिखाया था, वही मैंने आपसे शेयर किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है भोपाल में है, आप सभी को पता है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। एक सीट और होती है जिसे राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हो कि संविधान में संशोधन के द्वारा ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति विधानसभा में नहीं करता। तो वर्तमान में 230 सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों इस विधानसभा सीटों में से 82 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। कितनी 82। तो 82 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। एससी के लिए दोस्तों 35 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। इस प्रकार टोटल 82 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की आरक्षित है 230 में से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें कम रख रहे हो रिजर्व और एसटी के लिए ज्यादा रख रहे हो, भाई ऐसा भेदभाव क्यों? तो दोस्तों भेदभाव नहीं है। एससी और एसटी को जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाता है वह उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार एससी समुदाय की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की 7,26,26,809 की जनसंख्या में 1,13,00,000 एससी हैं, जबकि एसटी जो है 1,50,00,000 है। तो इस प्रकार एसटी की जनसंख्या एससी से ज़्यादा है, इसलिए एसटी को रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का संक्षिप्त सामान्य परिचय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए देखते रहिए ज्ञान राही तरुण अकादमी। धन्यवाद।